फ्रेंड्स, हम लोग ने जो क्लास स्टार्ट की थी थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास डिले हुई थी। आप लोग इस चैनल पे इस वीडियो पे अगर ज्वाइन हो रहे हैं तो ज्वाइन होइए, फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। मैंने आपको बताया ना, हम लोग लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, ये तीन टॉपिक्स पे जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि इस बार की चीज़ें प्रॉब्लम में नहीं होंगी। चलिए आप लोग कनेक्ट होइए, फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम लोग आज की क्लास में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू डिलीवरी ऑफ बुक एट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ठीक है, ये टॉपिक हम लोग कंप्लीट करेंगे। सॉरी फॉर दैट कि आज थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से क्लास शेड्यूल नहीं हो पा रही थी ठीक से। आई होप कि अब सब चीज़ें क्लियर होंगी। एक बार अगर आप सब कुछ क्लियर है, वीडियो वॉइस सब कुछ क्लियर आ रहा है, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में इसके बारे में इन्फॉर्म करिए, फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। मैं ये अपना जो लिंक है वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। ओके, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी वॉइस क्लियर है तो एक बार प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिए मुझे। ओके, यस, चलिए। ओके, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब करेंगे, पहले ही हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वो हो गया है। स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट। ठीक है, इसमें जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट डेट क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चन समझेंगे और किस किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने अभी आपको क्लास में बताया था, देखते हैं एक बार फिर से। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट रंगनाथन सर ने सबसे पहले ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में 1930 में इसको बनाया था, इसको रखा था, प्रेजेंट किया था। ठीक है, इसी रिलेटेड हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रंगनाथन सर का जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था, वैसे बहुत सारे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट थे लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में वो रंगनाथन सर से पूछे गए हैं। और घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार रंगनाथन सर ने कहाँ पे मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया था, सॉरी प्रेजेंट किया था, वो किस प्लेस में था, ऐसा कौन सी जगह थी जहाँ पे ये मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रेजेंट किया गया था। और तीसरा क्वेश्चन आता है कि किस ईयर में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी 1930, ये कहाँ पे पेश हुआ था? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पे? बनारस में। ठीक है, बस 3-4 फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, वही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इसमें से कोई भी 3 फैक्ट्स पे एक डाउट, एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, प्लेस था बनारस और ईयर था 1930। ठीक है, ये 3 चीज आप याद रखिएगा बस, इसमें से ये इंपॉर्टेंट है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में। और इसी को सबसे पहले जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 का था, इसको बंगाल जो उस समय प्रेसिडेंशियल था वहां पे इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की थी 1931 में, और मद्रास ने भी इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की थी 1933 में, बट ये पास नहीं हो पाया था किसी भी रीजन से, ये चीजें क्लियर नहीं हो पाई थी। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट रखेगा, डेट, प्लेस और कॉन्फ्रेंस का नाम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन दो स्टेट्स वेयर द लेजिस्लेशन हैज बीन एनेक्टेड। देखिए समझिएगा, इसमें यहाँ पे कंसेप्ट आता है लाइब्रेरी सेस का। इसका जो आंसर है वो लाइब्रेरी सेस है। लाइब्रेरी सेस क्या होता है? सेस क्या होता है? सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। जो पहले से कहीं पे किसी चीज पे टैक्स लगाया गया है उस टैक्स पे एक और टैक्स लगाना कहलाता है सेस। और लाइब्रेरीज का जो इनकम होती है, जो पब्लिक लाइब्रेरीज होती हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे देखिएगा पब्लिक लाइब्रेरी है, सिर्फ लाइब्रेरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं, कोई भी स्पेशल लाइब्रेरी वो नहीं, सिर्फ पब्लिक लाइब्रेरी। तो पब्लिक लाइब्रेरी का जो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है वो होता है सेस। ठीक है, सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स। अगर सेस की डेफिनेशन देखेंगे तो इसका मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स। हमारे इंडिया में भी ऐसे जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैं आज तक, अभी तक जितने भी स्टेट्स ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर लिया है, उसमें से कुछ स्टेट्स ने
अपने अपने स्टेट्स में लाइब्रेरी सेस लगाया हुआ है, ठीक है। और वो किस पे लगा है उसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ, पुस्तकालय विधान का तात्पर्य डैश के विकास से है, ठीक है, यहाँ पे डैश आएगा। पुस्तकालय विधान यानी लाइब्रेरी लेजिस्लेशन किसके डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है, या उसमें किस लाइब्रेरी को रूल्स एंड रेगुलेशंस में कंप्लीट करने के लिए बनाया गया है, उसका आंसर आपके पास मिलेगा। इसका आंसर है आपके पास पब्लिक लाइब्रेरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा पब्लिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, आंसर इज सी। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ, किसके डेवलपमेंट के लिए बात की जाती है, किसमें, लाइब्रेरी लेजिस्लेशन में, वो आंसर होगा आपके पास पब्लिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी नहीं, स्पेशल लाइब्रेरी नहीं, और नन ऑफ दिस अबव नहीं, आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, मॉडल पुस्तकालय विधेयक डैश में मदद करता है। मैंने अभी आपको बस इसी का हिंदी इंग्लिश था। मॉडल पुस्तकालय यानी जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए काम करता है, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय का अधिनियम का प्रारूप तैयार करने में, ठीक है। मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, हमारे इंडिया में जो भी मॉडल एक्ट्स बनते हैं किसी भी फील्ड में बने, चाहे लाइब्रेरी में बने चाहे किसी और फील्ड में बने, उन मॉडल एक्ट्स का मतलब ये होता है, उनका पर्पस ये होता है कि उस मॉडल को ध्यान में रखकर हम लोग जो फाइनल लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है उसको कंप्लीट किया जाए। तो इसका आंसर होगा पुस्तकालय अधिनियमों का प्रारूप तैयार करने में, उसका फॉर्मेट तैयार करने में। प्रारूप की इंग्लिश होगी यहाँ पे फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, रंगनाथन प्रेजेंट अ मॉडल लाइब्रेरी एक्ट इन द फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन बनारस इन ईयर। देखिए इस क्वेश्चन के माध्यम से आपसे पूछा गया है किस ईयर में, ठीक है। अभी मैंने आपको इस चीज को क्लियर किया। ऑल इंडिया फर्स्ट ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनारस में हेल्ड हुई थी, किस साल में, 1930 में। ये 3 फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। इन फैक्ट्स में से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं उससे पहले ये कंसेप्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए अभी आपकी इस क्लास को करने से पहले एक्चुअली जब मैं थ्योरी क्लास ले रहा था, थ्योरी क्लास को करते समय एक प्रॉब्लम हुई थी कि मैंने जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बनाए थे, ठीक है, बताए थे आपके पास, जैसे तमिलनाडु का पब्लिक लाइब्रेरी, आंध्र का, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरला, मिजोरम, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, ये जितने स्टेट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताए, इन सभी राज्यों ने अपने अपने राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है। हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में से, और जितने यूटी हैं, ठीक है, उन सभी में से इतने स्टेट्स ने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है। ये जो डाटा मैंने आपको दिया है अभी यहाँ पे, और यहाँ पे आप ये देखेंगे यहाँ पे उनके पास करने के ईयर्स लिखे गए हैं, ठीक है। बस एक चीज याद ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का ईयर जो डाटा है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन में, यहाँ पे 2015 लिख दिया है, ये 15 इसका एडॉप्टेशन ईयर है, बट इसको भी अगर आप लिखेंगे तो ये 1960 होगा, ठीक है। तेलंगाना का जो लाइब्रेरी एक्ट है वो 1960 का है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना स्टेट आंध्र प्रदेश स्टेट से ही डिवाइड होकर बना है, और जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट तेलंगाना फॉलो करती थी अपने यहाँ पे, ठीक है, 1960 में जो पास हुआ था, सेम एक्ट को तेलंगाना ने अडॉप्ट किया है। तो जो तेलंगाना आपका 2015 लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन, जब आप स्टार्टिंग में देखेंगे जो स्क्रीनशॉट है, सॉरी जो डाटा है, वहाँ पे 2015 उसका एडॉप्टेशन ईयर लिखा हुआ है। बट अगर आप उसको जो पीडीएफ फाइल है वो खोल के देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा तेलंगाना का जो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है वो उसका भी डेट आता है 1960, ठीक है। तो जो ऑथेंटिक डाटा है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे मिल रही है, बस चेंज क्या करिएगा, इसको यहाँ पे चेंज करिएगा, 2015 की जगह उसको कर लीजिएगा 1960। 1960 तेलंगाना का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, 2015 में उसको अडॉप्ट किया गया था, इसलिए डेट वहाँ पे 2015 लिखी गई है, बट इसका जो एक्चुअल डेट आएगा वो 1960 होगा। ये जो आपके पास डाटा है ये ऑथेंटिक है, इसी को मान के ही चलिएगा, ठीक है। इससे अलग आपके पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाए आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप यही ऑथेंटिक सोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कुछ चीज़ों को मैंने सर्कल मार्क किया हुआ है, ठीक है। सर्कल मार्क इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये जो स्टेट्स है ना, इन लोगों ने एक साथ पास किया एक सेम ईयर में। हरियाणा ने भी 1989 में पास किया था और केरला ने भी 1989 में पास किया है। मिजोरम 1993, गोवा 1993, गुजरात 2001, उड़ीसा 2001, राजस्थान 2006, उत्तर प्रदेश 2006, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ 2009 और अरुणाचल प्रदेश 2009।
और तेलंगाना का 1960 मानिएगा, ठीक है। तेलंगाना का 1960 ही कंसीडर होगा, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें लिखी गई हैं वो 2015 है, ठीक है। अब ये डाटा है, इस डाटा को ध्यान में रखकर आपको सारी चीज़ें क्वेश्चन करने, बहुत अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। बस इसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या याद रखनी है कि कौन सा एक्ट, कौन सा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस स्टेट का किस ईयर में पास हुआ था, ऐसे पूछा जाएगा। या तो ऐसे पूछा जाएगा कि किन दो राज्यों का पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एक साथ पास हुआ था, या फिर बोल देंगे 1998 में किन दो राज्यों का एक साथ पास हुआ था, 1993 में किन दो राज्यों का हुआ था, 2001 में, 2006 में, 2009 में, ठीक है। तो आपको ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, या इस तरह से भी आप इसको याद करेंगे, ठीक। इसी चीज़ को देखिए मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मैप में लगाया है ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो याद करने में, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, यहाँ पे जो भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के नाम को मैंने उस ईयर से डिनोट किया है जिस स्टेट में वो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट उस स्टेट में पास हुआ था। इंडिया का सबसे पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था मद्रास में, यानी अब आज का तमिलनाडु, 1948। उसके बाद देखिए 1960 सेकंड नंबर पे कौन आएगा, 1960, और इसी के साथ तेलंगाना भी आ जाएगा। तो आप देखिए एकदम लाइन से चल रहा है। 1948 में फर्स्ट कौन आया था, तमिलनाडु, दूसरा सेकंड नंबर पे हमारे पास आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे हमारे पास तेलंगाना है, ठीक है। इसके बाद 1965, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ये एकदम सीरियल वाइज है, क्रोनोलॉजी में यहाँ पे अटैच की गई है। आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं कि सबसे पहले जो एक्ट पास हुआ था वो तमिलनाडु का था। इसी को अब इस समय हम लोग मद्रास के नाम, पहले ये मद्रास के नाम से था, तो हो सकता है आपसे मद्रास भी पूछ लिया जाए। तमिलनाडु पूछा गया है, तमिलनाडु के नाम से लिखेंगे, मद्रास पूछा गया तो मद्रास के नाम से कंसीडर करेंगे। आंसर आएगा 1948 फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आएगा आंध्रा, सेकंड नंबर पे एक और है तेलंगाना, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लीज। कर्नाटक थर्ड नंबर पे आता है, महाराष्ट्र ये है। लेटेस्ट अगर देखा जाएगा तो हमारे पास छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, ये दो स्टेट ऐसे मिलते हैं जिन्होंने सबसे लास्ट में किया है कंसीडर, ठीक है। आंसर है छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश, ये दो 2009 में इन्होंने पास किया है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए लेटेस्ट स्टेट, तो आप छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ और अरुणाचल प्रदेश में दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा वो आपको लगाना होगा। बाकी जो मैंने सर्कल किए हैं ये ध्यान रखिएगा कि किन दो राज्यों ने एक साथ अपने अपने स्टेट्स में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया हुआ है, ठीक है। चलिए इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ये मैप ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसको 2-3 बार देख लीजिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा। इस मैप से भी थोड़ा सा आप चीज़ें देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कितने, 3 राज्यों में से नॉर्थ ईस्ट हो सकता है स्पेशल करके पूछ लिया जाए कि नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स हैं जिन्होंने अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया हुआ है। आपको आंसर देना होगा। देखिए सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, ऊपर से ध्यान रखेंगे 2009 में था। मणिपुर है और मिजोरम है, 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपना, ये 3 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जिन्होंने अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास कर रखा है। जम्मू कश्मीर अभी लेटेस्ट डिवाइड हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या लेटेस्ट डिवीजन हुए स्टेट में भी कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है? नहीं। एक ही लाइब्रेरी प्रोफाइल छत्तीसगढ़ 2008 में हुआ था। बेटा छत्तीसगढ़ 2008 में हुआ था, ये चीज़ कैसे वेरीफाई की जाएगी? मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या जो आप बोल रहे हैं वो सही है? किसका सही माना जाएगा? ना मेरा सही मानिए ना आप अपना सही मानिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ लाजा राम मोहन राय लाइब्रेरी वेबसाइट पे विजिट करिएगा, वहाँ पे जो डाटा आपको मिल जाए वो सही मान लीजिएगा, ठीक है। लक्षद्वीप के बारे में भी बात हो रही है। लक्षद्वीप बेटा देखो, कोई भी डाटा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूंगा, अगर आपने लक्षद्वीप को सही मान लिया, अगर आपने छत्तीसगढ़ को 2008 मान लिया, आप गए एग्जाम में क्वेश्चन लिख के आ गए। अब अगर आपके पास आप एग्जाम में क्वेश्चन आया और केवीएस ने उसको गलत मान लिया, ठीक है, केवीएस ने उसको गलत कंसीडर किया, आप उसको एक क्रॉस करने के लिए केवीएस से क्या डाटा ले जाएंगे, कहाँ से प्रूफ लाएंगे कि जो डाटा, जो बात आप कह रहे हैं वो सही है या गलत है, इसके बारे में कहाँ से इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे? वो इन्फॉर्मेशन आप किसी न किसी ऑथेंटिक सोर्स से देंगे, और गवर्नमेंट किस ऑथेंटिक सोर्स को मानेगी? जो उसने खुद बना के वेबसाइट पे लिखा हुआ है वो मानेगी कि आपका डाटा मानेगी, किसी और प्राइवेट पब्लिकेशन का मानेगी? आप बताइए किसका मानेगी? वो अपने वेबसाइट का मानेगी, वो अपने सोर्स जो उसने दिए हैं पब्लिक फिगर में दिया हुआ है, पब्लिक में उसने पब्लिक आउट किया हुआ है, उसको मानेगी। तो आप एक बार प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने जो ये इन्फॉर्मेशन दी है इसको क्रॉस चेक करिए, उसको वेरीफाई करिए, और आप राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी, ये जो मैंने आपको डाटा दिया है ना, ये मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है। मैंने स्क्रीनशॉट लिया अपने लैपटॉप पे और आपके पास यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैंने इसमें कुछ भी एडिट नहीं किया है, कोई भी चीज़ इसमें कहीं से भी कुछ एडिट नहीं की है। आपको मैं एडिट करके बता रहा हूँ कि तेलंगाना
तेलंगाना की फाइल उस पे जाइएगा, वहाँ के पीडीएफ खोलिएगा और वहाँ पे तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1930 लिखा हुआ है। ये जो 2015 आ रहा है ये एडॉप्टेशन ईयर आ रहा है, इसको मत मानिएगा, ठीक है। तेलंगाना 1960, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पहले एक राज्य हुआ करते थे, तेलंगाना डिवाइड हो गया, लेकिन जो तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश मानता था सेम चीज़ उसने कॉपी पेस्ट कर ली है, यानी उसने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो प्लीज़ फिर से एक बार मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, रिमाइंडर दे रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ, जो भी बात समझना है समझिए, वेबसाइट पे विजिट करिएगा, जो डाटा वहाँ पे मिलेगा वही कंसीडर करिएगा, ठीक है। मैंने भी सेम चीज़ें वहीं से कॉपी पेस्ट कर रखी हैं, क्योंकि आप सोचिए ना, केंद्रीय विद्यालय जब आप क्वेश्चन सही करके आ जाएंगे, गलत करके आ जाएंगे, तो केंद्रीय विद्यालय जब आपसे बोलेगा कि आप इसका कुछ सही आंसर बताइए, तो कहाँ से बताएंगे? वेबसाइट से बताएंगे, केंद्रीय विद्यालय उसी को सही मानेगा, ठीक है। इस मैप से ध्यान रखने वाली बात है, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स ध्यान रख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर अभी लेटेस्ट डिवाइड हुआ है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक। एमपी में एकदम जो सेंटर ऑफ द इंडिया है यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया के जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक और ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इन चारों 1 2 3 4 5 इन पांचों राज्यों में हमारे पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। इवन कि गोवा में भी है और हमारे पास महाराष्ट्र में भी है। अब मैं अगर आपसे याद करने के लिए कह दूं, या आप थोड़ा सा इस बात पे ध्यान रखिएगा कि इंडिया का ये वाला पोर्शन, ठीक है, इन सभी पोर्शन में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। मतलब आपको सोचना ही नहीं है कि साउथ इंडिया का कोई स्टेट, साउथ इंडिया में मैंने यहाँ पे महाराष्ट्र को भी कंसिडर कर लिया है, गोवा को भी कंसिडर कर लिया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। हार्ट ऑफ इंडिया यानी मध्य प्रदेश यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और यहाँ के सिर्फ 3 स्टेट्स हैं, ये ध्यान रखिए। मैं बार बार जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये चीज़ ध्यान रखने के लिए बात है। सबसे टॉप में कोई नहीं है, टॉप में कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, ठीक है। मतलब कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कोई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में इतने हैं, साउथ में सबके पास है, सेंटर में कोई नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए। अब आपसे एग्जाम में भी शायद ये पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी से लगाने के लिए, टोटल कितने हैं? 19। बेटा गिन लीजिए, टोटल आपके पास 19 मिलेगा। हमारे पास टोटल इंडिया में 19 स्टेट ऐसे बनते हैं जिनके पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, ठीक है। यहाँ पे आप काउंटिंग करिए एक बार, जो लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है यहाँ से एक बार काउंट कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 स्टेट ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, ठीक है। चलिए ये मैप याद रखिए, मैप को बार बार देखिएगा, कुछ समझने की कोशिश करिएगा, अपना दिमाग लगाइए कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन से स्टेट्स ने एक साथ पास किया है, तो राजस्थान और राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश ये एक साथ हैं। 1989 और 1989 केरला और यहाँ पे हरियाणा ये एक साथ हैं। गुजरात और उड़ीसा ये एक साथ हैं, ठीक है, ये मैच कर रहे हैं। एक मैच हो रहा है 1993 आया था त्रिपुरा एंड गोवा, ये देखो 1993 ये मैच कर रहे हैं। एक मैच हो रहा है 2009 और ये 2009, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है, ये मैचिंग हो रहे हैं। ये इस तरह से आप याद करेंगे, थोड़ा सा मैप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कौन सी स्टेट ने कब पब्लिक लाइब्रेरी अपना एक्ट पास कर रखा है। निधि जी ने पूछा है हरियाणा पे सेस किस पे लगा है, चलिए देख लेते हैं एक बार। अब देखते हैं कितने कितने स्टेट्स में प्रोविजन है लाइब्रेरी सेस का, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे बता दिया आपको कि पब्लिक लाइब्रेरी में कौन कौन से एक्ट्स हैं। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे पब्लिक लाइब्रेरी सेस प्रोविजन इन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। सबसे पहले टॉप पे देखेंगे कि एक स्टेट हमारे पास मिलता है 1989 में, जो है हरियाणा, ठीक है, HR। हरियाणा में हमारे पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में सेस का प्रोविजन किया गया है, वहां पे सेस अवेलेबल है। उसके बाद है 1960 ये दोनों स्टेट्स हैं। मैंने तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट खोला, उसमें देखा कि सेस का प्रोविजन वही सेम है जो आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में था। तो इसका मतलब अगर तेलंगाना में अरुणाचल प्रदेश में सेस का प्रोविजन है तो तेलंगाना में भी सेस का प्रोविजन है। जिस पे तेलंगाना सेस लेता है सेम चीज पे आपके पास किसका प्रोविजन है? सेस का प्रोविजन है आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना सेम है। फिर
केरला में भी सेस का प्रोविजन है, तमिलनाडु में भी सेस का प्रोविजन है और कर्नाटक में भी सेस का प्रोविजन है। इसका मतलब साउथ इंडिया के जो 5 स्टेट्स हैं, इन 5 स्टेट्स में आपके पास सेस का प्रोविजन है और टॉप में हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे सेस का प्रोविजन है। बाकी किसी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट में कोई सेस का प्रोविजन नहीं किया गया है। ठीक है, तेलंगाना एक्ट 2015 में या 1960, बेटा तेलंगाना 1960 होगा। 1960 इसलिए क्योंकि वो आंध्र प्रदेश का ही पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट फॉलो कर रहा है। 2015 उसका एडॉप्टेशन ईयर है, उसने उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान भी रख लीजिएगा कि क्या पूछ लिया है आपसे तेलंगाना के बारे में, एडॉप्टेशन पूछ लिया है कि उसका एक्ट पूछ लिया है। और अगर आप तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट खोलते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे, राजा राममोहन राय की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे 1960 ही लिखा गया है। वहाँ पे जो वो मेंशन किया गया है तेलंगाना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1960। ठीक है, ध्यान रखिए। चलिए, तो ये हमारे पास ऐसे 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास लाइब्रेरी का सेस का प्रोविजन किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसके बाद क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछ लिया जाता है कि किस स्टेट में हरियाणा ने कितने % का सेस लगाया है या किस टैक्स पे लगाया है, प्रॉपर्टी टैक्स है, हाउस टैक्स है, या कितने % का लगाया है, ये सब चीज़ में देख लेंगे। गोवा में भी है, यस, गोवा में भी सेस है। ठीक है, सॉरी, गोवा में भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है। उसका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का डाटा ये देखिए, ये है 1993 और एक सेम 1993 यहाँ पे आपको मिलेगा त्रिपुरा में भी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैप अवेलेबल था, तो मैंने यहाँ पे सेम चीज़ कॉपी पेस्ट कर दी है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी 1951, एशियाटिक सोसाइटी 1804, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948 और कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी 1896। ये 4 हमारी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं, इंडिया की 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं। ठीक है, ये 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज आपको ध्यान रखनी होगी। सबसे पुरानी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज कौन सी मिलेगी इसमें? एशियाटिक सोसाइटी। आपको हो सकता है इसमें आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए भी दे दिया जाए कि इंडिया में जो 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में सबसे पुरानी कौन सी है, तो आपको याद रखना है एशियाटिक सोसाइटी मुंबई में। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सा आता है? कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, इसके बाद आती है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया और सबसे नई है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिए मैंने आपको जब मैं क्लास ले रहा था तो ऐसे मैंने बताया था ना, ये शेप याद रखिएगा। यहाँ से अगर इंडिया को कंसीडर कर लीजिए ऐसे, तो यहाँ पे यहाँ से ऐसे आइएगा ऊपर और फिर इस तरह से, ये शेप याद रखिएगा, आपको इसी क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। बाकी तो 5-4 महानगर हैं ही, आपको याद है। मुंबई, सबसे पहले मुंबई है, फिर चेन्नई है, फिर दिल्ली है और फिर कोलकाता है, फिर दिल्ली है। ये हमारे पास 4 ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे जहाँ पे डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर द राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज पास्ड। राजस्थान पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? चलिए इसका आंसर दीजिए। रजनीश ने पूछा सर टोटल कितने स्टेट्स में हमारे पास लाइब्रेरीज है? बेटा अभी बताया था 6 स्टेट्स हैं, टोटल 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पे अभी प्रेजेंट टाइम में लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन किया जा रहा है। एशियाटिक 1994 से नहीं है ना? अनुपम गुप्ता, बेटा अनुपम जी, ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है कि एशियाटिक सोसाइटी 1994 से नहीं है, ये इसका ऑथेंटिक सोर्स मुझे बताइए, कहाँ से आप ये डाटा ला रहे हैं, मुझे एक बार बताइए। ठीक है, अगर आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, तो उसको ऑथेंटिक वो है कि नहीं उसको चेक करिए। ठीक है, ये जो मैंने डाटा अभी आपके पास दिया है, ये एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी या प्रेजेंट टाइम में भी आप मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरी कौन कौन सी है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर था राजस्थान पब्लिक। देखिए आंसर इज 2006। क्यों? क्योंकि 2006 में राजस्थान, ठीक है, आरजे और यूपी, इन दोनों ने एक साथ अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया था। ठीक है, याद रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए आय का मुख्य स्रोत क्या है? मैंने अभी आपको बता दिया था, इसका आय का मुख्य स्रोत लाइब्रेरी सेस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है। उस राज्य का नाम दें जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है।
फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं पास हुआ है उसमें से, इन चार स्टेट में से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास नहीं हुआ है? ठीक है, केरला में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है या नहीं है, उत्तर प्रदेश में है या नहीं, हरियाणा में है या नहीं, और जेएनके में है या नहीं। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें नहीं है? ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें नहीं है पब्लिक लाइब्रेरी? पुस्तकालय कानून नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं, नहीं पे बात की जा रही है। यस, आंसर इज डी, वेरी गुड। जम्मू कश्मीर में नहीं है। मैंने अभी आपको मैप दिखाया था ना, सबसे टॉप खाली है, सबसे सेंटर में खाली है। ठीक है, एमपी में नहीं है, यानी सेंटर में खाली है, कोई भी लाइब्रेरी सेस नहीं है, सबसे टॉप में नहीं है। ठीक है, और सबसे बॉटम में चारों जितने भी हमारे पास साउथ इंडियन स्टेट्स हैं उसमें सब में है, इंक्लूडिंग गोवा एंड महाराष्ट्र। ठीक, ऐसे कुछ याद करने की जरूरत है, ट्रिक से। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कौन सा था? इंडिया में सबसे पहला पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट किस स्टेट में से आया था? इसके बारे में बात करेंगे। इसका आंसर बताइए। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट और महाराष्ट्र पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। इसका आंसर दीजिए बेटा। भारत में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, आंसर इज बी, यस, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और ये आया था 1948 में। ठीक है, 1948 में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। अगर ये तमिलनाडु के नाम से आ जाए तब भी ठीक है, और अगर मद्रास के नाम से आ जाए तब भी ठीक है। मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी वॉज एनेक्टेड इन द ईयर, ये भी चीज हो गई। हाउ मेनी स्टेट्स अडॉप्टेड द लाइब्रेरी एक्ट टिल 2023? अभी तक, प्रेजेंट टाइम तक, आज तक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कितने स्टेट्स ने पास किया है? टिल 2023, एकदम करंट की इंफॉर्मेशन है। अभी तक कितने राज्यों के पास पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है? 2023 तक कितने राज्यों द्वारा पुस्तकालय अधिनियम स्वीकार किया गया है? यस, 19, आंसर इज 19। अभी तक 19 राज्य हैं, टोटल 19 स्टेट्स हैं। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। नेम द एक्ट विच हैज ऑनर्ड द बीइंग फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये भी क्लियर हो गया है, सेम क्वेश्चन है। इन विच टू स्टेट ऑफ इंडिया लाइब्रेरी पब्लिक एंडेड इन 1989? 1989 में ऐसे दो कौन से राज्य हैं जिन्होंने पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एक साथ पास किया था? इसका आंसर बताइए। 1989 में ऐसे कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने एक साथ 1989 ऐसे कौन से दो राज्य जिन्होंने एक साथ पास किया था? यस, आंसर इज हरियाणा एंड केरला। ठीक है, हरियाणा और केरला ने एक साथ अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया है, जो है 1989 में। ठीक है, निम्नलिखित अधिनियम में से किस पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन से चार स्टेट में से एक ऐसा स्टेट है जिसमें लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन नहीं है? नहीं पूछा गया है, फोकस करिएगा। पूछा जाना और नहीं पूछा जाना दोनों में अंतर होता है, प्लीज इस बात को फोकस करके एग्जाम में क्वेश्चन करिएगा। नहीं पूछा गया है, क्या मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में है? मे भी हो सकता है। आंध्रा में है क्या? महाराष्ट्र में है? या उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें से कौन सा होगा? मद्रास में है या नहीं? ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। आंध्रा में ये क्या है, और महाराष्ट्र में है या नहीं, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए, यस, महाराष्ट्र में लाइब्रेरी सेस नहीं है। देखिए, लाइब्रेरी सेस नीचे जो इंडिया के जो नीचे के चार स्टेट्स हैं उनमें है, मतलब कि आंध्र में मिलेगा आपको, केरला में मिलेगा, तमिलनाडु में मिल जाएगा और तेलंगाना में मिल जाएगा। ये चार स्टेट्स में आपको लाइब्रेरी सेस मिलेगा। बट इंडिया का एक टॉप ऊपर का स्टेट्स भी है जिसमें हरियाणा आता है, उसमें भी आपको पास लाइब्रेरी सेस मिलेगा। बाकी और किसी के पास लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन नहीं किया गया है। लाइब्रेरी सेस का मतलब है टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है, लाइब्रेरी सेस इज कंसर्न विद, पुस्तकालय उपकर किससे संबंधित है? पब्लिक लाइब्रेरी से, एकेडमिक लाइब्रेरी से, स्पेशल लाइब्रेरी से या ई लाइब्रेरी से? जो लाइब्रेरी सेस लगाया जाता है वो किस लाइब्रेरी में लगाया जाता है? एकेडमिक लाइब्रेरी में लगाया जाता है, या स्पेशल लाइब्रेरीज में, या ई लाइब्रेरीज में, या पब्लिक लाइब्रेरीज में?
ठीक है, यस, आंसर इज पब्लिक लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी सेस है वो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी का पॉइंट है। पब्लिक लाइब्रेरीज पैसे के लिए, ठीक है, उसको अपनी फाइनेंशियल चीज़ों को ठीक करने के लिए सेस का प्रोविजन करना पड़ता है, और वो सेस लगता है हमारा पब्लिक लाइब्रेरीज पे। आंध्र प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वॉज इनेक्टेड इन। अब आपसे आंध्र प्रदेश पूछ लिया जाए या तेलंगाना पूछ लिया जाए, आंसर आपका क्या मिलेगा? सेम, आंध्र प्रदेश हो या तेलंगाना हो, ठीक है। आंसर कितना होगा इसका? आंसर इज 1960, 1960 में तेलंगाना, 1960 में तेलंगाना भी है और 1960 में आंध्र प्रदेश भी है। दोनों स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें एक साथ ये पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन विच ईयर न्यूज़पेपर वाज इंक्लूडेड आफ्टर द अमेंडमेंट इन डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954। चलिए इसका आंसर दीजिए, देखते हैं। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में कौन से वर्ष में संशोधन करके समाचार पत्रों को सम्मिलित किया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954, एक बार इसमें अमेंडमेंट हुआ है और अमेंडमेंट करके न्यूज़पेपर वर्ड जोड़ा गया था, मतलब उसमें कुछ संशोधन हुआ है, उस संशोधन के बाद न्यूज़पेपर वर्ड जोड़ा गया है। इसका आंसर होगा यस 1956। 1956 में एक्ट 1954, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट 1954 में अमेंडमेंट किया गया बस 2 साल बाद ही, और यहाँ पे बुक के बाद एक लेटर और जोड़ा गया जिसका नाम था न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और पीरियोडिकल्स भी इसमें इंक्लूड किए गए थे। न्यूज़पेपर का नाम से ज़्यादा फेमस हुआ था। अब इस पूरे एक्ट का नाम हो गया है डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एंड न्यूज़पेपर एक्ट 1954, ठीक है। 1956 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट इंडिया वॉज पास्ड इन द ईयर। ये क्लियर हो गया है, अभी क्वेश्चन कर लिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ WIPO? WIPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के टॉपिक्स पे आ चुके हैं। WIPO का फुल फॉर्म बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखिए WIPO 4 लेटर हैं, W सब में है, वर्ल्ड से सब में है, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलेक्चुअल, और यहां पे भी इंटेलेक्चुअल है। आंसर बताइए। वर्ल्ड इंटेलिजेंस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इन्वेस्टिगेशन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रेस ऑर्गेनाइजेशन, या वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? चलिए वेरी गुड, आंसर इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए WIPO क्या है? WIPO एक यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड लेवल पे काम करने वाली एक संस्था है जिसका ये ऑब्जेक्टिव है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी ऐसी चीज प्रोड्यूस हो रही हो, बन रही हो, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की हो, जैसे म्यूजिक, जैसे बुक्स, कोई गाना बन रहा हो, कोई सॉन्ग बन रहा हो, कोई अपनी कोई भी ऐसी चीज लिख रहा हो जिसमें उसका प्रॉपर्टी राइट होना चाहिए और वो इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए। किसी ने कोई नया इन्वेंशन किया, उसके पास उसका राइट होना चाहिए। किसी ने कोई बुक लिखी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी, वो उसके पास रहनी चाहिए। इस तरह के प्रोटेक्शन को कंफर्म करने के लिए WIPO नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आंसर इज डी। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। 1967 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। WIPO देखेंगे, अभी पढ़ लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट है बर्न कन्वेंशन 1986 इज कंसर्न विद। बर्न कन्वेंशन कब हुआ था? KVS में पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। बर्न कन्वेंशन, इसके बारे में देखेंगे। बर्न कन्वेंशन 1886 एक कन्वेंशन हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। ये किस टॉपिक पे लेकर हुआ था? स्टैंडर्ड्स को लेकर बनाया गया था, कन्वेंशन हुआ था, ट्रांसलेशन को लेकर हुआ था, पेटेंट्स को लेकर हुआ था, या कॉपीराइट्स को लेकर हुआ था? बर्न कन्वेंशन वेरी गुड, डी इज करेक्ट आंसर, कॉपीराइट। कॉपीराइट को लेकर बर्न कन्वेंशन किया गया था, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे बर्न कन्वेंशन के बारे में बात की है। द बर्न कन्वेंशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्ट वर्क। आर्टिस्ट वर्क ऐसे वर्क्स होते हैं जो
अमूर्त रूप से, जो भी ऐसा काम जो अमूर्त रूप से किया गया हो वो और उसकी वो संपत्ति हो, उसके बारे में बात की जा रही है। यूजुअली नोन एज द बर्न कन्वेंशन वाज इंटरनेशनल असेंबली हेल्ड इन 1886 इन द स्विस कंट्री। स्विस मतलब यहाँ पे स्विट्जरलैंड से बात की जा रही है, ठीक है। स्विट्जरलैंड में स्विस कंट्री ऑफ स्विस सिटी ऑफ बर्न बाय द 10 यूरोपियन कंट्रीज विद द गोल और एग्री विद द सेट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ ओरिजिनल वर्क। देखिए ये कीवर्ड है यहाँ पे, जो बर्न कन्वेंशन हुआ था उसका ऑब्जेक्टिव था प्रोटेक्शन करना, किसको? ओरिजिनल वर्क्स को। कोई अगर ओरिजिनल वर्क कर रहा हो अपना, कोई ऐसा काम जो उसका ओरिजिनल हो, उसकी कॉपीराइट को बचाने के लिए, उसको उसका टैलेंट देने दिखाने के लिए और आगे उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी जो साहित्यिक चोरी हो वो कंप्लीट मतलब कोई और ना उसको क्रेडिट ले जाए, इस सब चीजों को बचाने के लिए ये काम किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Indian Copyright Act 1957. The copyright of an author will be valid for how many years after the death of the author? Copyright Act 1957 के अकॉर्डिंग ऑथर को उसकी बुक का राइट है, वैलिडिटी कब तक मिली रहती है, कब तक वैलिड रहता है उसका जो वैलिडिटी है उसके ऑथर की। मतलब सपोज करिए मैंने कोई बुक लिखी है और उस बुक को लिखने के बाद मुझे उस पे कॉपीराइट का क्लेम कब तक रहेगा, ठीक है। भारतीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 में लेखक की मृत्यु के पश्चात, उसकी डेथ होने के बाद प्रतिलिप्याधिकार कितने वर्ष तक वैध रहता है? कितने वर्ष तक रहता है? 40, 50, 45, 60। आंसर इज 60, यस। 60 साल तक उसके पास ये अधिकार रहता है कि उस लिखी गई किताब से जो भी रॉयल्टी मिल रही है, जो भी पैसे मिल रहे हैं, वो उसकी फैमिली को मिले। अगर उसकी मृत्यु हो जा रही है तो मृत्यु के पश्चात भी अगर उसने जो भी चीजें जिस भी तरह से अपनी विल बना के रखी होगी उसके हिसाब से उसको मिलेगा 60 ईयर्स तक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन इज रिलेटेड टू, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किससे संबंधित है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? यूनेस्को की ऑर्गेनाइजेशन है या यूनेस्को की बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, यूएस ऑर्गेनाइजेशन है या इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन है? इसमें से कौन सा है? यस, वेरी गुड। आंसर इज यूनेस्को, सॉरी यूएन। हाँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूनाइटेड नेशन की है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन। आंसर इज बी, यूनाइटेड नेशन। इसका आंसर बेटा बी ए होगा, यूनाइटेड नेशन होगा, यूनेस्को नहीं। कुछ बच्चों ने यूनेस्को दिया है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। देखिए वर्ल्ड लेवल पे बात हो रही है ना, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन आपके पास किसका होगा? यूनाइटेड नेशन का, ठीक है। आंसर इज यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को नहीं होगा बेटा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं यूनेस्को और यूनाइटेड नेशन में लेकर, आंसर इज यूनाइटेड नेशन, ठीक है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूनाइटेड नेशन की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे सेलिब्रेटेड बाय द यूनेस्को। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट 2 दिन है, दो चीजों के बारे में बात की जा रही है। देखिए पहला है वर्ल्ड बुक डे और दूसरा है कॉपीराइट डे। 2 चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। यूनेस्को द्वारा दिवस मनाया जाता है विश्व पुस्तक और कॉपीराइट। कॉपीराइट विश्व पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? वेरी गुड, आंसर इज 23 अप्रैल, ठीक है। 23 अप्रैल वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे, ये 2 दिन, ये 2 चीजें, वर्ल्ड बुक डे और कॉपीराइट डे, हम लोग 23 को सेलिब्रेट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, इसी के बाद एक क्वेश्चन आता है, चलिए अभी आगे देख लेंगे, वही सेम क्वेश्चन वहां पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बुक प्रोटेक्टेड बाय, द राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बुक इज प्रोटेक्टेड बाय, ग्रंथ के स्वामित्व अधिकार की रक्षा करता है। इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो ओनरशिप
जो राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बुक, बुक की ओनरशिप के बारे में उसकी रक्षा करता है। इसके बारे में आंसर करिए। ग्रंथ के स्वामित्व अधिकार की रक्षा करता है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट, इस एक्ट के अकॉर्डिंग इसकी रक्षा होती है। प्रेस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, सेंसरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होती है, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। यस, वेरी गुड, आंसर इज डी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सॉरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट। वर्ल्ड राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ अ बुक इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट, आंसर इज डी। नेक्स्ट, फेयर यूज इज द टर्म मोस्टली रिलेवेंट टू, एक वर्ड है हमारे पास जिसका नाम है फेयर यूज, ठीक है। फेयर यूज वर्ड सबसे बेस्ट किससे रिलेट करेगा? नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से फेयर यूज वर्ड किससे सबसे अच्छे से रिलेट कर रहा है? फेयर यूज एक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से कर रहा है, कॉपीराइट से कर रहा है, बुक बोरो फ्रॉम द होम रीडिंग से कर रहा है, या यूज ऑफ रेफरेंस बुक्स के बारे में कर रहा है? फेयर यूज, वेरी गुड। फेयर यूज का मतलब है आप कॉपीराइट, ठीक है। फेयर यूज जो वर्ड है वो कॉपीराइट से कर रहा है, आंसर इज कॉपीराइट, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, which year in which year in which year was the Indian Copyright Act implemented? कॉपीराइट एक्ट इसमें से कौन सा है चारों में से? कॉपीराइट एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन विच ईयर वाज द इंडियन कॉपीराइट वाज इंप्लीमेंटेड। सुरेंद्र ठाकुर जी ने सबसे पहले बताया है, आंसर इज सी, 1957, वेरी गुड। कॉपीराइट एक्ट, कॉपीराइट एक्ट 1957 ये हमारे पास कॉपीराइट एक्ट है इंडिया का, इंडिया का कॉपीराइट एक्ट 1957 है, ठीक है। किसके अधीन सृजित कृत की स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार है? पुस्तक के वितरण अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रेस अधिनियम और सेंसरशिप। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसके अधीन सृजित कृत के स्वामित्व का दावा करने का लेखक को अधिकार है? इसका मतलब है नीचे आपके पास कुछ 3-4 कानून दिए गए हैं, ठीक है। पुस्तक का वितरण अधिकार, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रेस अधिनियम और सेंसरशिप। इन चारों अधिनियमों में से कोई भी राइटर, ठीक है, जो अपनी बुक लिख रहा है, सृजित कर रहा है, उसको क्रिएट कर रहा है, उस क्रिएट की गई बुक में उसको स्वामित्व का दावा किस एक्ट के अकॉर्डिंग करेगा? वो करेगा बौद्धिक संपदा अधिकार, ठीक है। अभी ये क्वेश्चन हो चुका था, उसी का हिंदी वर्जन है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। एज पर द इंडियन कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट इज ग्रांटेड फॉर, इंडियन कॉपीराइट लॉ के अकॉर्डिंग इंडियन कॉपीराइट एक्ट कितने का है, कौन सा ईयर का है? 1957, ठीक है। 1957 में इंडियन कॉपीराइट एक्ट बना था। उसके अकॉर्डिंग कॉपीराइट एक्ट कब दिया जाता है? 50 ईयर आफ्टर द बुक इज पब्लिश्ड, 50 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ऑथर, 60 ईयर आफ्टर द बुक इज पब्लिश्ड, 60 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर, आंसर इज डी। ये क्वेश्चन भी हो चुका था, इस टॉपिक में भी हम लोगों ने बात कर ली है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज प्रोटेक्शन गिवन डैश को बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षा दिया गया है। इसमें से किसको बौद्धिक संपदा अधिकार में से सुरक्षा दिया गया है? पहला है ट्रेडमार्क, दूसरा है पेटेंट, तीसरा है कॉपीराइट और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन है, इसके बारे में बात की जा रही है। क्या ट्रेडमार्क को प्रोटेक्शन है, पेटेंट को प्रोटेक्शन दिया गया है, कॉपीराइट को प्रोटेक्शन दिया गया है? अगर इन तीनों को दिया गया है तो आंसर हो जाएगा 4, या फिर किसी एक को दिया होगा तो उसके बारे में आपको बताना है। यस, आंसर इज डी, आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसमें ट्रेडमार्क को भी प्रोटेक्शन है, उसमें पेटेंट्स को भी प्रोटेक्शन है, उसमें कॉपीराइट को भी प्रोटेक्शन है, ठीक। नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रॉपर्टी मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट, राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, राजीव गांधी राष्ट्रीय, हिंदी में देखिए इसका है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में RGNIIPM का कार्यालय अवस्थित है।
इसके बारे में आंसर दीजिए। वेरी गुड, आंसर इज नागपुर। भारत का जो बौद्धिक संपदा संस्थान है, राजीव, जिसको हम लोग राजीव गांधी राष्ट्रीय बौद्धिक प्रबंधन संस्थान कहते हैं, ये आपके नागपुर में अवेलेबल है। ठीक है, नागपुर इज द राइट आंसर। देखिए आज की जो क्लास थी, या जो आज का हमारे पास क्वेश्चन आंसर का सेशन था, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको ये याद रखना है। लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, कितने कितने राज्यों में लाइब्रेरी लेजिस्लेशन है और कितने राज्यों में इसको एज अ लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन किया गया है, ये दो चीजें आपको याद रखनी होंगी। ये लिस्ट आप लोग याद रखिएगा। ये लिस्ट मैंने सीधा आपको जो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन है वहां से निकाल के दी है। कोई भी एक्ट में डाउट हो, किसी भी चीज में प्रॉब्लम हो, आप उस चीज की ऑथेंटिक वेबसाइट जो अवेलेबल है गवर्नमेंट की, वहां पे जाके उसको चीजें क्लियर करिएगा। ठीक है, ये चीजें वहां से ली गई है। क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन से राज्यों ने दो राज्यों ने एक साथ अपना एक्ट पास किया है, और किन किन राज्यों के पास लाइब्रेरी का सेस का प्रोविजन अवेलेबल है। ठीक है, कोई और डाउट हो तो पूछिए इसके बारे में। आज के जो भी क्वेश्चंस हम लोग ने किए हैं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहे हो तो आप एक बार पूछ लीजिए। अभी आज की जो क्लासेस में हमने टॉपिक डिस्कस किए हैं, उसमें कोई भी डाउट हो रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसके बाद बात कर लीजिए। शुभम, एक्सलेंट क्लास, थैंक यू बेटा। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ओके, पब्लिकेशन के टॉपिक्स बेटा मैं लेकर आऊंगा। अभी आज की थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हम लोग ने एक टेम्परेरी सेटलमेंट किया हुआ है। ठीक है, रजनी जी ने बोला है सर कमेटी एंड कमीशन, बिल्कुल थोड़ा सा टेम्परेरी अरेंजमेंट किया हुआ है। अदरवाइज आज मैं आपकी 2 क्लास करने वाला था। हमारी जो सेकंड क्लास होती है वो जो लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, देखिए अभी जो मैं क्लास कर रहा हूँ ये यूनिट 1 को लेकर फोकस्ड हूँ। मैं यूनिट 1 की जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे हमने इसके पहले पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सॉरी नेशनल लाइब्रेरी एक्ट ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हमने पब्लिक लाइब्रेरीज, जितने भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैं इनके बारे में डिस्कस किया। मेरे पास आज एक और क्लास शेड्यूल होनी थी, बट हम लोग ने जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से चीज़ें नहीं हो पाई। बट ये 2 क्लासेस कल आपको जरूर मिल जाएंगी। पहली जो क्लास मिलेगी लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया से पक्का एक क्वेश्चन आएगा। जो पहली क्लास थी वो कंफर्म कर लीजिएगा एमसीक्यू की। आज की जो क्लास हुई है लाइब्रेरी रजिस्ट्रेशन, इसके बारे में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से घुमा के पूछा जाता है, वो जरूर कर लीजिएगा। लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके भी कंटेंट तैयार थे, आज मैं क्लास लेता, बट प्रॉब्लम आ रही है टेक्निकल, वो किसी तरह से सॉल्व की गई है, बट उसकी क्लास भी आपको कल मिल जाएगी। उसका भी कंटेंट रेडी है, मटेरियल रेडी है, वो आपको अवेलेबल कल करा दिया जाएगा। कल भी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग 3 बजे क्लास लेंगे। ठीक है, आज ही मैंने 3 बजे क्लास ट्राई करने की कोशिश की थी, बट वो हो नहीं पाई। हम 3 बजे कल एक क्लास लेंगे और एक 5 बजे लेंगे। ठीक है, 2 क्लास हमारी कल चलेंगी, और उसमें मैं टॉपिक 1 जो हमारे पास यूनिट 1 है, वो यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, हमारे पास इंडिया में कितने एसोसिएशंस हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशंस, सॉरी इंडिया की जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, और यूनेस्को, यूजीसी और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये टॉपिक्स मैं अपने कल क्लियर करा दूंगा आपको। ठीक है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारे पास यूनिट 1 खत्म। हम लोग इसके बाद फिर मैनेजमेंट के टॉपिक क्लियर करेंगे, मैनेजमेंट कर लेंगे। तो ये 2 मेजर पार्ट्स, यूनिट 1 और यूनिट 5, ठीक है, यूनिट 4 सॉरी मैनेजमेंट का, जो ये 2 टॉपिक्स हैं, ये हमारे अगर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारा मैक्सिमम 60%, 30%, सॉरी 50% का सिलेबस हमारे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे टॉपिक्स बचेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा यूनिट 2 से बचेगा क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग, इसके बाद बचेगा हमारे पास कंप्यूटर का, और इसके बाद बचेगा रेफरेंस सोर्सेस। लास्ट में हम लोग यूजर स्टडीज को देख लेंगे, जहां से मैक्सिमम 1 या 2 क्वेश्चन हमें कभी ना कभी मिल जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी, सारी क्लासेस आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कोई और डाउट हो, मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं आपके कुछ छूट गए हैं।
शालू कुमारी ने पूछा है कि सर कैटलॉगिंग एंड क्लासिफिकेशन, वो बेटा बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है। अजीत जी ने पूछा है सर गोवा में भी अवेलेबल है, यस वहाँ पे भी अवेलेबल है। ओके सत्येंद्र साहू जी ने पूछा है सर क्वेश्चंस में यूनियन टेरिटरी और स्टेट एक्ट के बेसिक्स पे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं क्या? देखिए यूनियन टेरिटरी में तो कोई भी एक्ट है, सॉरी गोवा यूनियन टेरिटरी तो नहीं ना, स्टेट है। देखिए किसी भी यूनियन टेरिटरी में क्या पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है? हम पहले एक बार यूनियन टेरिटरीज देख लेते हैं। क्या दिल्ली में, दिल्ली जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, यहाँ पे कोई एक्ट है? नहीं। मैं यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा हूँ, एक बार जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। यूनियन टेरिटरी नहीं है। देखो जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख भी यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर भी यूनियन टेरिटरी है अभी प्रेजेंट टाइम में। यहाँ पे भी कोई एक्ट नहीं है। मैं एक बार इसको ग्रीन से कर लेता हूँ। एक बार प्लीज यहाँ पे ये क्लियर हो जाइए, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक बार और अच्छे से क्लियर कर दूं। सबसे ऊपर देखते हैं, लद्दाख यूनियन टेरिटरी, कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। जम्मू कश्मीर कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। दिल्ली कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। अंडमान निकोबार कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव कोई पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट नहीं है। पुदुचेरी कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए मेरे पास कौन सा ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहां पे अभी भी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अवेलेबल है? ऐसा कोई यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अवेलेबल है। अगर आप इस चीज को कंफर्म करना चाहते हैं तो प्लीज राजा राममोहन राय लाइब्रेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे देख लीजिए, ठीक है। अनुपम गुप्ता, पुदुचेरी, बेटा कहाँ है पुदुचेरी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट? अगर ये लिस्ट देखें जो मैंने सीधा कहाँ से उठाई है, अभी तक हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? 19 स्टेट्स है ना। 19 स्टेट्स के नाम आपके पास यहाँ पे लिखे गए हैं। देखिए तमिलनाडु सबसे पहला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मणिपुर, हरियाणा, केरला, मिजोरम, गोवा, गुजरात, उड़ीसा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, अरुणाचल और तेलंगाना। किसी भी यूनियन टेरिटरी का नाम नहीं मिला मुझे यहाँ पे, ठीक है। किसी भी यूनियन टेरिटरी का नाम नहीं है, तो किसी भी यूनियन टेरिटरी में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट अवेलेबल नहीं है। ये कंफर्म करिए आप लोग, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वेबसाइट पे विजिट करिए, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी वेबसाइट, वहां जाके एक बार कंफर्म कर लीजिए। लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन अरुणाचल प्रदेश में है या नहीं, ठीक है। ये पूछा है क्या लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन अरुणाचल प्रदेश में है? नहीं है बेटा। ये देखो ये 4 स्टेट्स, ये 6 स्टेट्स आप याद कर लीजिए। इन 6 स्टेट्स के अलावा अभी तक किसी भी और एक्स्ट्रा, सबसे पहला एक्ट है 1948 तमिलनाडु है, इसमें लाइब्रेरी सेस है। केरला में लाइब्रेरी सेस है, कर्नाटक में लाइब्रेरी सेस है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे हरियाणा। बस ये 6 स्टेट्स हैं जहां पे लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन किया गया है इन पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, और कोई स्टेट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लक्षद्वीप, शालू कुमारी लक्षद्वीप में नहीं है, बता तो रहा हूं बेटा, लक्षद्वीप में कहाँ है? कोई भी ऐसा यूनियन टेरिटरी नहीं है जहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हो। एक बार मैं चाहता हूं आप लोग विजिट करें वेबसाइट को और वहां पे देख लें, कोई भी लाइब्रेरी एक्ट लक्षद्वीप में नहीं है। गोवा ऐड है बेटा 1993, गोवा तो ऐड है। ये देखिए 1993, मिजोरम और गोवा 1993 दोनों स्टेट ऐसे थे जिन्होंने एक साथ अपना पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पास किया। ये देखिए गोवा मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है 1993, ठीक है। ये इसकी पीडीएफ अगर आपके पास मिलेगी ना तो वो पीडीएफ में आप देखिएगा, वहां पे चीजें आपको क्लियर होगी। सत्येंद्र साहू सर, अमित किशोर सर की बुक में है बेटा। देखिए मैं वही बात कर रहा हूँ ना, अगर आपने किसी पब्लिक राइटर, किसी भी राइटर के बारे में पढ़ के, उसके राइटर की बुक पढ़ के अगर आपने एग्जाम में क्वेश्चन कर दिया और वो गलत हो गया, केंद्रीय विद्यालय क्या उस राइटर की बुक पे लिखे गए किसी भी आंसर को करेक्ट मानेगी? बिल्कुल नहीं मान सकती। वो किसको करेक्ट मानेगी? मैं आपसे फिर से बार बार कह रहा हूं, ये जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है ये कॉपी पेस्ट है, मैंने कट किया, वेबसाइट खोली थी, वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट को क्रॉप करके यहाँ पे आपके पास लगा दिया है। मैंने कोई भी डाटा को मैनिपुलेट नहीं किया है। अब आप बताइए मुझे ये ज़्यादा ठीक लग रहा है आपको कि आपको किसी और भी राइटर के बारे में? अमित किशोर सर की बहुत अच्छी बुक है, अच्छे से पढ़िए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन कोई फैक्चुअल पॉइंट्स अगर गलत हो जा रहे हैं आपके पास तो उसको क्रॉस चेक करना है आपको। वो क्रॉस चेक आप किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से करिए,
ठीक है। ऑथेंटिक वेबसाइट राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी एसोसिएशन की फाउंडेशन की वेबसाइट से ज़्यादा ऑथेंटिक कहाँ मिलेगा आपको पास? ठीक है सर, लाइब्रेरी सेस की बात कर रहा हूँ अजीत जी। लाइब्रेरी सेस बेटा मैंने बता तो दिया, लाइब्रेरी सेस यहीं पे तो अवेलेबल है। क्या आप क्या कह रहे हैं, लाइब्रेरी सेस कहाँ कहाँ अवेलेबल है? इन स्टेट्स के अलावा कहीं और लाइब्रेरी सेस अवेलेबल है क्या? किसी और के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है तो प्लीज यहां पे बताइए। क्या इन 6 स्टेट्स के अलावा कहीं और लाइब्रेरी सेस अवेलेबल है क्या? ओके अजीत जी बोल रहे हैं सर ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है। अजीत जी, अजीत जी क्या ई ज्ञान कोश पे आप ये कह रहे हैं? अजीत जी प्लीज एक बार रिप्लाई करिएगा। अच्छा अजीत जी आप कह रहे हैं गोवा में भी लाइब्रेरी सेस अवेलेबल है, ऐसा अगर ई ज्ञान कोश में लिखा है ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, इसके बारे में मुझे अभी कंफर्म नहीं कि ई ज्ञान कोश पे अवेलेबल है या नहीं लाइब्रेरी सेस, एक बार मैं देख लूंगा। ठीक, एक बार जो भी अभी स्टूडेंट्स मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप लोग एक बार ई ज्ञान कोश से गोवा का लाइब्रेरी सेस, गोवा में लाइब्रेरी सेस अवेलेबल है या नहीं इस बारे में कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है प्रियांशु धरवाल सर, डीएसएसबी का कोर्स भी अवेलेबल है बेटा। ये पूरा जो सिलेबस है ना, डीएसएसबी का सिलेबस और केंद्रीय विद्यालय का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंस हैं। यहाँ पे जो आपको पास कोर्स दिख रहा है, ये जो वीडियोस दिख रही हैं वो पूरी डीएसएसबी की वीडियोस हैं, सॉरी केंद्रीय विद्यालय की वीडियोस हैं। इसमें केंद्रीय विद्यालय की वीडियोस में से डीएसएसबी का भी कोर्स कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टॉपिक सेलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, पूरा आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है केंद्रीय विद्यालय का, डीएसएसबी के लिए कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ने हैं। पेपर 1 में भी आपको थोड़ी सी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है इस एप्लीकेशन पे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ पेपर 1 के बारे में आप किसी और सोर्स पे फॉलो करिएगा। यहाँ से अगर आप चाहें तो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स देख सकते हैं। अनुपम गुप्ता सर, पीआईबी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में लक्षद्वीप में 2007 से दिखा रहा है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ। पूनम जी ने पूछा है सर पेटेंट्स के बारे में। देखिए बेटा, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आती हैं। मैं एक बार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यहाँ पे कंफर्म कर दूँ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो मूर्त रूप में अवेलेबल ना हो, जो फिजिकल में अवेलेबल ना हो। जैसे मैंने मान लीजिए मेरे पास एक थॉट है, मैंने एक म्यूजिक लिखा है, ठीक है, मैंने एक गाना लिखा है, वो गाना मेरी संपत्ति है। उस गाने को जब मैं किसी म्यूजिशियन को दूंगा, वो उस पर अच्छा गाना लगा के उसको बेच सकता है, उसको उससे कमाई कर सकता है। मैं कोई जब बुक लिखता हूँ, बुक लिखने के बाद जो मेरे थॉट्स होते हैं, मेरी जो नॉलेज होती है, ये जो मेरी नॉलेज है वो मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। मान लीजिए मेरी ये वीडियो आप जो देख रहे हैं, इस कोर्स को मैं सेल आउट कर रहा हूँ 2000 रुपीज़ में। अगर मेरी ये वीडियो कोई और अनऑथेंटिक पर्सन यूज़ करे तो मैं इस पर अपना कॉपीराइट क्लेम कर सकता हूँ। ऐसी जितनी भी संपत्तियाँ होती हैं, चाहे वो गाना हो, चाहे कोई रिसर्च हो, चाहे कोई म्यूज़िक हो या कोई वीडियो हो, कोई भी क्रिएशन हो, वो सब चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती हैं। उसी में इंक्लूड होता है कॉपीराइट, बुक्स पे दिया जाता है। पेटेंट्स, कोई आपने प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, किसी चीज़ का आपने प्रोडक्ट बनाया है, उस प्रोडक्ट पे अगर आप पेमेंट, उस प्रोडक्ट को, उस यूनिक प्रोडक्ट को कहीं पे पेटेंट करा लेते हैं, तो उस पेटेंट की गई प्रोडक्ट्स पे सिर्फ आपका ही अधिकार होगा। इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके अनुपम गुप्ता जी ने गोवा में भी सरचार्ज है और उसके बारे में। ठीक है बेटा, देखिए मैं आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि एक बार आप गोवा के बारे में, क्योंकि गोवा के बारे में स्टूडेंट ने कन्फ्यूज़न किया कि डाउट है कि वहाँ पे लाइब्रेरी सेस है या नहीं, तो ई ज्ञान कोश में अगर लाइब्रेरी सेस के बारे में प्रोविज़न दिया होगा तो आप बिल्कुल इसको ऐड करिएगा। ठीक है, प्लीज़ एक तरह का डिस्क्लेमर समझिएगा। मैं अभी इसके बारे में इन्फॉर्म करके आपको बता दूंगा व्हाट्सएप पे, जो भी टेलीग्राम, जो भी हमारे पास पेड मेंबर्स का ग्रुप है, कि लाइब्रेरी सेस का प्रोविज़न गोवा में है या नहीं, इसके बारे में मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक है, चलिए कोई और डाउट हो तो पूछिए। हम लोग की जो कुछ क्लासेस देखिए, यूनिट 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एक क्वेश्चन आता है, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट्स 1-2 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्वेश्चंस मिलेंगे जिसकी क्लास मैं कल आपको ज़रूर दे दूंगा।
इसके बाद नेशनल लेवल के एसोसिएशंस, इंटरनेशनल लेवल के एसोसिएशन और यूजीसी, यूनेस्को और राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये जो टॉपिक्स अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो यहाँ से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसके बारे में बात कर लेंगे। बेटा मैंने पिछली क्लास जब ली थी ना, मैंने आपको बताया था ना लक्षद्वीप मैंने लिया था, वो मैंने सोर्स चेक नहीं किए थे। बट अब यहाँ पे जो पॉइंट है कि मैं ये जो डाटा आपको दे रहा हूँ ना, यहाँ पे जो मैं डाटा आपको दे रहा हूँ, ये डाटा ये मैंने राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी वेबसाइट से उठाई हुई है। अब यहाँ पे अगर नहीं दिया है लक्षद्वीप, मैं किसी दूसरे सोर्स को चेक कर लूँगा, मैं किसी दूसरी वेबसाइट को एक बार रेफ़र ज़रूर कर लूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट को भी रेफ़र कर लूँगा। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट में कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा होगी, मैं आप लोग से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ एक बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे जाइए और एक बार आप राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी वेबसाइट पे जाइए, दोनों वेबसाइट पे चेक करिए, जो भी डाटा आपको यहाँ से मिले उसको आप कंसीडर करिएगा। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं एक क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस और हमारे जितने भी लाइब्रेरी एसोसिएशन है, चाहे नेशनल लेवल के चाहे इंटरनेशनल लेवल के, उनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में चीज़ें करेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।